नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। कब गिरफ्तार होंगे गुनहगार? गुरुग्राम हादसे में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे अपने पीछे सवालों का पुलिंदा भी छोड़ता जा रहा है। 40 घंटों से ज्यादा समय बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आखिर कब तक गुनहगार गिरफ्तार होंगे, सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। मौत का सौदागर बिल्डर की लापरवाही बनी मौत। हादसे के बाद कहां गायब हो गया बिल्डर। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंटल पैराडीसो सोसाइटी में हुए हादसे पर अभी तक एक भी आरोपी कानून की पकड़ में नहीं आ सका है, जबकि हरियाणा सरकार ने 2 डीएसपी को मामले की जांच करने और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का जिम्मा सौंप दिया है। एक तरफ सरकार ने अपने स्तर पर हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी गठित की है, तो वहीं दूसरी ओर चिंटल पैराडीसो सोसाइटी का बिल्डर अपनी चालें चल रहा है, जिसकी वजह से अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका है। आरोपियों पर कार्रवाई कब गिरफ्तार होगा आरोपी बिल्डर? अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया आरोपी बिल्डर? क्या बिल्डर के सामने कानून के हाथ छोटे पड़ रहे हैं? 40 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी बिल्डर नहीं हुआ गिरफ्तार। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने 8 महीने पहले गुरुग्राम पुलिस को बिल्डर के खिलाफ निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने की शिकायत की थी। साथ ही बिल्डर पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की थी, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों के इन आरोपों से पुलिस भी सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। हालांकि डीटीपी विभाग ने भी इस सोसाइटी का ऑडिट कराया था, लेकिन यहाँ के निवासी उस ऑडिट से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने दोबारा से ऑडिट कराने की मांग की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने दोबारा ऑडिट नहीं कराया। लोगों के ये आरोप कहीं न कहीं बिल्डर के साथ सांठ-गांठ की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक आरोपी बिल्डर क्यों नहीं पकड़ा गया? बिल्डर अभी तक कानून की गिरफ्त से कैसे बचा हुआ है? कुछ ऐसे ही सवाल सोसाइटी के लोगों के मन में भी उठ रहे हैं। हालांकि ठेकेदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 304A और 34A के तहत थाने में मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से मुकेश मंडल और सुशील सिंह की रिपोर्ट। तो बिल्डर पर कानून कब कसेगा शिकंजा? 40 घंटे बाद भी कानून की पहुंच से गुनहगार दूर क्यों है? ये इस तरह के सवाल हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना होगा कि हर एक घटना नसीहत देती है और हर एक घटना एक बड़ा संदेश भी देती है, और इस बड़े संदेश में छिपा है कि कहीं एक बार फिर से किसी इमारत को लेकर ऐसी लापरवाही तो नहीं। इस पर भी जांचना और सोचना समझना में बहुत जरूरी है। लेकिन जिला प्रशासन इस बात को लेकर कितना सीरियस है, ऐसे डेवलपर्स पर कार्रवाई कब होगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इस मामले को लगातार मेरे सहयोगी सुशील सिंह लगातार कवर कर रहे हैं। सुशील सिंह, सबसे बड़ा सवाल तो इस घटना के बाद यही खड़ा होता है कि आखिरकार डेवलपर कहां पर है? बिल्कुल यश, ये केवल हरियाणा न्यूज और हम आप नहीं, सब लोग पूछ रहे हैं, और खासकर वो हजारों रेजिडेंट्स भी पूछ रहे हैं जो चिंटल सोसाइटी में रहते हैं कि आखिर डेवलपर चिंटल का मालिक अशोक सोलेमन है तो कहां है, प्रशांत सोलेमन है तो कहां है। क्योंकि इन पर कार्रवाई होनी है। पुलिस ने खाना पूर्ति कर दिया। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो महज एक खाना पूर्ति है, जो आईपीसी की 304A और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि सीधा ये जो आरोप है ये बिल्डर के लापरवाही का है और बिल्डर की संलिप्तता का है। तो निश्चित तौर पे सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस कब तक कार्रवाई करेगी। क्योंकि हमने देखा है, गुरुग्राम में ही देखा है कि जब भी
कोई इस तरह की बिल्डिंग या इमारत गिरती है और उसमें कोई कैजुअलिटी होती है तो सबसे पहले बिल्डिंग का मालिक गिरफ्तार होता है, चाहे पटौदी की घटना हो या फिर हम उल्लावास की घटना। हम दोनों घटनाओं में हमने देखा है, खुद मैंने ग्राउंड से जब रिपोर्टिंग मैंने किया तो यह सवाल हुआ था और पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार की थी, उन बिल्डिंग ओनरों को। फिर आखिर यहाँ पुलिस क्यों ऐसी दोहरी रवैया बरत रही है, दोहरी रवैया क्यों अपना रही है? यहाँ क्यों बिल्डर अब तक गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये कई ऐसे सवाल है और निश्चित इस सवाल का जवाब पुलिस को देना है। हालांकि ये जो 2 से 3 दिनों का 10 फरवरी से लेकर आज 12 फरवरी तक का वक्त है, लगातार हम पुलिस से कोशिश कर रहे थे कि पुलिस इस मसले पर कुछ बोले। वहां चिंटल सोसाइटी में जब ये हादसा हुआ वहां भी हम लोग थे और वहां हमने पुलिस कमिश्नर जब मौके पे थे उनसे भी बात करने की हमने कोशिश की थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और गाड़ी की शीशा तक नहीं उतारा था उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए। उसके बाद पुलिस के जो CPRO हैं प्रीतपाल सिंह ACP, वो भी जब मौके पर पहुंचे हम लोगों ने कोशिश की थी कि उनसे बात करें, उनका रिएक्शन आए, जबकि पुलिस की तरफ से कोई इस पर रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। डिप्टी कमिश्नर ने जरूर मीडिया को संबोधित किया और इसमें बात की थी कि इसकी जांच की जाएगी, इंक्वायरी उन्होंने जरूर सौंपी है और देख रहा है कि इंक्वायरी में रिपोर्ट क्या आती है। लेकिन पुलिस का जिस तरह से मौन रवैया है इस पूरे मामले को लेकर और कार्रवाई के नाम पर महज एक FIR जिसमें 304(1) के तहत मामला दर्ज करना निश्चित तौर पर कई सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। यस सुशील, चूंकि हमें एक और पहलू से सोचना होगा, चूंकि हरियाणा न्यूज से इसी बात को लेकर जाना जाता है कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, तो इसमें एक और पहलू ये भी है, क्या इस बात को सिद्ध किया जा चुका है कि इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था इस इमारत को बनाने के लिए? और इसके साथ साथ और भी कई इमारतें हैं इसी सोसाइटी में, वहां के लोग जाहिर सी बात है कि अब डर के साए में जी रहे होंगे। वैसे कहने को तो कहा जाता है, देखिए इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, विकास के नाम पर इतनी ऊंची इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन भीतर का डर ऐसी घटनाओं के बाद और विकराल हो जाता है, बड़ा हो जाता है कि कहने को तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल के नाम पर ये मौत की इमारतें कोई यूं खड़े कर जाता है और कोई देखने वाला नहीं होता। बिल्कुल यश, देखिए गगनचुंबी इमारतें ही पूरे विश्व में गुरुग्राम की पहचान बनी है और गुरुग्राम पूरे देश में भी गुरुग्राम की पहचान है गगनचुंबी इमारतें हैं। लेकिन जिस तरह से इस गगनचुंबी इमारत मौत की इमारत बन गई और डर का आपने जिक्र किया, मैं गुरुग्राम के उस सोसाइटी का जिक्र कर रहा हूं। हालांकि लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूं यश कि वहां आज केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत जो इलाके से सांसद हैं वो भी आज पहुंच रहे हैं वहां पे और पहुंच के जितने रेजिडेंट्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, घटना का जायजा लेंगे और चंद मिनटों में ही वहां वो पहुंचने वाले हैं। 1 बजे का कॉल है कि 1 बजे वो रेजिडेंट्स से मिलेंगे। अब दूसरी पहलू देखिए कि जब डर की बात आपने की है तो मैं उस सोसाइटी का जिक्र कर रहा हूं, चूंकि कल मैं मौके पे था और आज भी हमने देखा कि जो हजारों रेजिडेंट्स हैं, जो टावर ए हो या बी हो या सी हो या डी में ये घटना हुई हो या ई टावर हो, जिन जिन टावर्स में लोग रह रहे हैं आज सभी उस बाउंड्री के अंदर हैं, उस प्रेमाइसेस में हैं और सब लोग ये सवाल बिल्डर से कर रहे हैं। लोग डरे हुए हैं कि आखिर इस बिल्डिंग में हम रहें तो रहें कैसे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कब उनकी छत गिर जाए, कब उनके साथ ये हादसा हो जाए। और दूसरी बात वे लोग मान रहे हैं कि घटिया सामग्री का जो आपने जिक्र किया, देखिए हमारे पास कोई फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट तो है नहीं कि हम ये कह दें कि इसमें घटिया सामग्री है, लेकिन हम जो रेजिडेंट्स कह रहे हैं हम उन बातों को दिखा रहे हैं, हम उन वाक्यों को जोड़ रहे हैं जिस वाक्य के तहत यह देखा गया है कि किस तरह से ये बिल्डिंग धराशायी हुई और उसमें घटिया सामग्री लगी हुई है। तो निश्चित तौर पे उस घटिया सामग्री की जांच होनी चाहिए और सबसे बड़ी जवाबदेही उस शख्स की है, उस अधिकारी की है जिस अधिकारी ने एनओसी दिया है इस बिल्डिंग को लेकर। क्योंकि अमूमन एनओसी देने से पहले यह जांच की जाती है, देखी जाती है कि जो बिल्डिंग बन रही है उसमें मटेरियल किस तरह का यूज किया जा रहा है, क्या मानक के आधार पर यह बिल्डिंग है या नहीं है, या चीजें हैं या नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह उनकी जवाबदेही है और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग अपनी जवाबदेही को ठीक से नहीं निभा पाए हैं। लेकिन सोसाइटी की दूसरी इमारत में ऐसा ना हो, उसके लिए अब क्या किया जा रहा है? सोसाइटीज है, चाहे वो ATS हो, चाहे शोभा सोसाइटी जो हो, चिंटल्स हो, जितनी भी सोसाइटियां बनी हैं और जितने लोग हैं, कल हमने आपको दिखाया था कि जो रेजिडेंट्स वहां खड़े थे
वो सभी रेजिडेंट्स वहां यही सवाल उठा रहे थे कि यहाँ भी घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है और ये जो इलाका है वो डूब क्षेत्र माना जाता है। देखिए, जहाँ ये बिल्डिंग है, सेक्टर 109 का जो इलाका है, चाहे वो बाबूपुर गांव हो, जहाजगढ़ गांव हो, आसपास में जो भी गांव है, जो इलाके हैं, वो खारे पानी के लिए मशहूर है। यानी वहाँ का पानी बेहद खड़ा है, नमकीन है। सुशील, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ गुरुग्राम के डीसी जुड़ गए हैं, निशांत कुमार यादव। निशांत कुमार यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन बड़े ही दुखी मन के साथ ये कहना पड़ता है कि एनओसी ऐसे कौन देता है, इन इमारतों को बनाने के लिए पास कौन कर देता है? यहाँ के जो रिहायशी इलाके के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, तभी इस वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन एनओसी कौन दे देता है? देखिए, इसमें जो यहाँ के लोग हैं, लोकल रेजिडेंट्स, इनसे मेरी मुलाकात हुई है जब मैं साइट पे गया था, और इन्होंने अपने कुछ कंसर्न्स उठाए हैं। इन्होंने पहले भी इस तरह की शिकायतें प्रशासन को दी थी। इसी सिलसिले में हमने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, और उसमें इंजीनियरिंग विभाग के लोग भी हैं, सपोर्ट इंजीनियर्स भी हैं, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी होंगे। और उनको कहा गया कि एक हफ्ते में ये स्टडी करके, इंक्वायरी करके बताएंगे कि इसमें कहाँ लैप्सेज रहे, क्या कमियां रही। साथ ही पैरेलली जितने भी टावर्स थे इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, सबकी स्ट्रक्चरल सिक्योरिटी का काम जो है हम शुरू करवा रहे हैं, ताकि वहाँ के रेजिडेंट्स को ये तसल्ली रहेगी किसी भी प्रकार की स्ट्रक्चरल सिक्योरिटी में कोई इशू नहीं है, और वो तसल्ली से कॉन्फिडेंटली वहाँ रहे। जी, लेकिन निशांत कुमार यादव जी, एक और पहलू के बारे में तो सोचना होगा ना, चूंकि सोसाइटी की एक इमारत में ऐसा हुआ है और सोसाइटी में और भी कई लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके भीतर एक डर पनप गया है। जाहिर सी बात है, ये होना भी चाहिए कि हमारी इमारत में ऐसा ना हो जाए। जी, नेचुरली, इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी टावर्स हैं सबकी स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है कराने का काम कर रहे हैं, ताकि उनकी जितने भी कंसर्न्स हैं वो दूर किया जा सके, उनका डर खत्म किया जा सके। हम वहाँ के रेजिडेंट से लगातार टच में। जी, लेकिन घटनाओं के बाद ही ये सब चीजें याद आती हैं। इस बात को हमें स्वीकारना होगा, खुले दिल से स्वीकारना होगा कि हम घटना, जो इससे पहले भी कई दफा ऐसी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, हम नसीहत नहीं लेते हैं, लेकिन वो कौन अधिकारी था जिसने एनओसी दी, इसके बारे में कब पता लगाया जाएगा? और वो डेवलपर कहाँ पर है? जैसे मैंने कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट है, एक बार इसकी डिटेल में जब इसकी इस समय पे कहना कुछ भी जो इट विल बी टू अर्ली, जब तक हम इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को ना गो थ्रू करें, तब तक ये पता करना एग्जैक्टली मुश्किल होगा कि लैप्सेज कहाँ पे रहे, डेवलपर के एंड पे रहे, किसी सरकारी विभाग पे रहे, या किस पे रहे। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी करा करके और सच जो है वो लोगों के सामने आ जाए। जी, लेकिन 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, डेवलपर को लेकर कोई अता पता नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है सर। पुलिस से जो है मुझे सूचना मिली है कि मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, पुलिस इस पे अपनी कार्रवाई कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको आप क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? और भी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, गुरुग्राम की बात नहीं है, केवल पूरे प्रदेश के संदर्भ में बात करें। जी, देखिए, सोसाइटी में जो इस पर्टिकुलर टावर में लोग रुके हैं उनका तो हमने अल्टरनेटिव रहने का अरेंजमेंट कर दिया है प्रशासन की तरफ से, और जो बाकी सारे टावर्स हैं उन सबको हमने आश्वासन दिया है कि वो उनको कोई भी इशू हो, कंसर्न्स हो, हमारे पास आए और विद इन ए टाइम फ्रेम हम इनकी स्ट्रक्चरल जो ऑडिट करा देंगे, ताकि इनको ये कॉन्फिडेंस रहे कि स्ट्रक्चरली सेफ है उनके टावर। जी, लेकिन गुरुग्राम में इस घटना के बाद आगे फिर कोई ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर कौन अकाउंटेबिलिटी तय करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा कि आगे से ऐसा नहीं होगा, या फिर जो इमारतें बनने वाली हैं, जो बन रही है, उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल ना हो? तो डेवलपर्स की यहाँ पर अपनी भूमिका रहती है, अधिकारियों की अपनी भूमिका रहती है, सरकार की अपनी भूमिका रहती है। तो इसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने भी संज्ञान लिया है, और उनकी तरफ से भी इसमें एक जो मोडेलिटीज तैयार की जा रही हैं, जिससे इंश्योर किया जाए कि इस तरह की जो रिपीटिशन है, इस तरह की घटनाओं की बात। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत कुमार यादव जी अपना वक्त देने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार डेवलपर कहाँ है, क्योंकि इसमें कंट्री टाउन प्लानिंग की भूमिका तो रहती है। जब इस इमारत का निर्माण किया जा रहा था तो वो कौन अधिकारी था जिसने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया? अब जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि डर के साए में रह रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि एक हफ्ते के भीतर ये रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद ये तय कर दिया जाएगा किसकी अकाउंटेबिलिटी है, किसकी जवाबदेही है। फिलहाल आपको नमस्कार जी, नमस्कार जी।
महाराज सिंह जी, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो पता लगता है कि खामियां इमारतों में भी है, सिस्टम में भी है, प्रशासन में भी है, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि प्रदेश में जो इमारतें बन रही हैं या फिर जो इमारतें बनी हुई है उसमें ऐसा हादसा नहीं होगा, ऐसी घटना नहीं हो, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो इसमें किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है? तय होते होते समय बीत जाता है, लोग रोते रहते हैं कि हमारा तो अपना चला गया। इंसाफ कैसे मिले? बहुत दुखद है। अभी मैं 2-3 पहलुओं पे बात करूंगा जी। एक तो जो ड्राइंग पेश की जाती है जिसे हम नक्शा कहते हैं, नक्शा पास कराने की बात करते हैं, उसमें मोटे तौर पे 2 बातें होती हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? क्वांटिटी और क्वालिटी। अब क्वांटिटी की जब बात आती है तो जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो लोड बियरिंग हो, वो वजन को सह सके, उसके लिए उसकी क्वांटिटी भी तय होती है। क्वांटिटी से मतलब ये उसका जो माप तोल है, मान लो अब ये 7 मंजिल की थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने मंजिल की थी ये जी। तो उसमें ये देखा जाता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है, जिनको हम पिलर बोल रहे हैं, जो नींव रखी जाती है, जो पिलर उसमें खड़े किए जाते हैं, जिन पर वजन चढ़ाया जाता है, या उसे अगर छोटी बिल्डिंग है तो उस पर दीवारें होती हैं, वो लोड बियरिंग है या नहीं है जी। वो उस तरह का नक्शा, उसमें मैं क्वांटिटी सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी मैं नापतोल को भी क्वांटिटी में शामिल कर रहा हूँ, एक तरह से एक आम आदमी की भाषा में जी। उसका जो नक्शा पास करवाने के लिए दिया था उसमें टू से कि 6 इंच मोटा होना चाहिए था जो पिलर था। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन 6 इंच का वो पिलर था या नहीं था, रखा था या नहीं रखा था, नक्शे में वो दिखाया जाता है, ड्राइंग जिसे बोलते हैं जी। और उसी को जब ये देख लेती है वहां पे जो हमारी जो टेक्निकल टीम है, इसमें कंट्री प्लानिंग में या हुड्डा कहिए या जो भी कुछ अथॉरिटी जो है, उसमें जो टीम है वो ये देखती है कि जो इन्होंने ड्राइंग पेश की है, जो उसमें नक्शे में जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की बात बताई है, वो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकता है या नहीं बन सकता। जब वो देखती है कि इसमें ये चीजें हैं तो उसे वो पास करती है। जब उसमें एक क्लॉज और भी है, जब ये कि विजिट जो करेगा, जो डेवलपमेंट काम चल रहा है, उसे विजिट सरकारी आदमी को विजिट करने की इजाजत होगी, उसे रोका नहीं जाएगा जी। जो विजिट करने जाता है, जो हम आमतौर से देखते हैं कि अब जो हम घर बनाते हैं, प्रिंस लेवल पे कोई आ रहा, कोई उस लेवल पे आ रहा, कोई जब लेंटर डाले जा रहा उसके लेवल पे आ रहा है, वो जो सरकारी आदमी जो विजिट करते हैं या जिनको विजिट करना चाहिए जी, इसमें किसी ने विजिट की है तो उसने क्या लिखा था, और जिसको विजिट करनी चाहिए थी उसने नहीं की, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है। जो सरकारी आदमी है, जो टेक्निकल आदमी है सरकार का, जो अब ये हर सेक्टर में जेई एसडीओ एक्शन लगाए हुए हैं, वो सिर्फ दफ्तर में बैठने के लिए नहीं लगते, वो मौके पे जाके देखने के लिए भी लगाए हैं कि जिस तरह का इन्होंने ड्राइंग पेश की है उस पे उस तरह से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है जी। ये जिम्मेवारी है जो हमारी टेक्निकल टीम है, उसको उसकी जो जिम्मेवारी है उससे वो बच नहीं सकते। अगर उनकी जिम्मेवारी नहीं थी तो उन्हें विजिट क्यों कर रहे हैं? वो क्लॉज क्यों है जिसमें विजिट करना चाहिए इनको? फिर तो नक्शा बनाए आदमी, अपने आप बना कर दिया है कि सब कुछ तरह से ठीक है, हमारी टीम ने बताया कि सब कुछ ठीक है। एक बात। दूसरी बात, जो अब अगर पुलिस को केस दिया गया है, ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसमें नेग्लिजेंट कोई तो है ना जी। तो जो नेग्लिजेंट है वो किस बात पे है? क्योंकि जो कानून है वो एग्जिस्टिंग कानून में अगर वो बातें नहीं आई है तो फिर तो ऑफेंस ही नहीं हुआ जी। ये जो टेक्निकल टीम अपने ऊपर से जिम्मेवारी इधर उधर फेंक रही है, सरकारी टीम,
वो बिल्कुल गलत कर रही है। इसमें सरकारी टीम भी उतनी जिम्मेवार है जितनी कि ठेकेदार या वो जो बना रहा था, बिल्डर जो था, वो उसके साथ साथ जिनको विजिट करनी चाहिए थी उन्होंने की या नहीं की तो उन्होंने क्या देखकर नहीं की तो क्यों नहीं की, वो बच नहीं पाएंगे। आप जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल सही उठा रहे हैं। अब जो ये बातें कर रहे हैं, मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं या कोई और बात कर रहे हैं, ये अब तो सिर्फ इसे जो टाइम किल करने की बात कर रहे हैं, जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं जो सरकारी अधिकारी हैं वो। जी, मतलब क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे घटना को लेकर ये मान लिया जाए कि जहां पर जिम्मेदारी डेवलपर की भी है और ठेकेदार की भी है और एनओसी देने वाले उस सरकारी अधिकारी की भी है, और ये जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेवारी तय है, उनको सजा मिलनी चाहिए, वो अरेस्ट होनी चाहिए, जिम्मेवारी तो है। लेकिन महाराज सिंह जी, यहाँ पर तो सबसे हैरानी की बात तो ये सामने आती है ना, 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब तक डेवलपर के बारे में नहीं पता कि डेवलपर कहाँ है। देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब जो ऊपर कनेक्टेड होता है, अगर ये आम आदमी होता तो अब तक गिरफ्तार हो जाता। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ा हुआ है ये जी, इसलिए ये अरेस्ट नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता कौन है ये, लेकिन उसको जो देर की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बिल्कुल, मतलब कि सिस्टम में भी लूप होल है। ठीक है महाराज सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा। इस पूरे मामले को लगातार बारीकी से हमारे संवाददाता सुशील सिंह कवर कर रहे हैं। सुशील सिंह, डेवलपर के बारे में कोई पता नहीं है अभी तक, ठेकेदार के बारे में कोई पता नहीं है, एनओसी देने वाला अधिकारी कौन था उसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं है, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते में इंक्वायरी रिपोर्ट आनी है। लेकिन इनिशियल इंफॉर्मेशन के आधार पर क्या माना जाए? बिल्कुल, देखिए यश, मैं अभी जो अपने साथ जुड़े हुए हैं महाराज सिंह जी, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल वेल कनेक्टेड है, कहीं न कहीं अपर लिंक्स जरूर यहाँ कार्य कर रहा है। नहीं तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, पटौदी का जिक्र किया था आपसे अभी कुछ दिन पहले ही, जो बिल्डिंग गिरी थी, और उल्लावास में भी एक बिल्डिंग गिरी थी, किस तरह से उन मालिकों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। और आज इसमें भी पुलिस इस पूरे मामले पर जिस तरह से गौन है, मौन है, और एक एफआईआर महज दर्ज करके अपना पल्ला झाड़ लेना गुरुग्राम पुलिस का, एक कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन है कि जो बिल्डर है वहां तक पहुंच गुरुग्राम पुलिस की नहीं है, या वो फिर पॉलिटिकल वेल कनेक्टेड हैं। जो अशोक सोलेमन हैं, जो इसके मालिक हैं, प्रशांत सोलेमन हैं, जो एमडी हैं चिंटल ग्रुप्स के, तो ये कहीं ना कहीं यह बिल्कुल साफ है कि ये लोग वेल कनेक्टेड है। यही वजह है कि गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, एफआईआर, अमूमन देखिए इस तरह की घटना होती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, और ये जो 304 ए के तहत दर्ज करना, 34 ए के तहत दर्ज करना, और केवल एक बिल्डर पे दर्ज कर देना विदाउट किसी ठोस लोगों को शामिल किए हुए, तो निश्चित तौर पे लग रहा है कि पुलिस इसमें ढुलमुल रवैया अपना रही है। और अब जांच की बात, अमूमन देखिए यह भी कोई नया नहीं है यश, जब भी कोई इस तरह के हादसे होते हैं इंक्वायरी सेटअप की जाती है, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, बड़े बड़े लेवल पे भी इंक्वायरी सेटअप होती है, लेकिन उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई होती है यह महज है। दूसरा जो सबसे अहम सवाल है कि जो रेजिडेंट्स आज वहां इस कड़ाके की सर्दी में रात को बाहर रहते हैं, दिन में प्रोटेस्ट उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, एक हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति बनी हुई है, वे लोग घुस नहीं रहे उन घरों में, उन्हें डर लग रहा है, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ना तो डीसी साहब खुलकर बोल रहे हैं इस पर, और ना ही कोई पुलिस अधिकारी खुलकर बोल रहा है, जबकि उनकी जो समस्याएं हैं, वो जो लोग हैं रेजिडेंट, मैं इसलिए बिना पे कह सकता हूं कि कल जब हमने सैकड़ों लोगों से बात करने की कोशिश की, उनके चेहरे पर जो डर नजर आ रहा है, वो डर बिल्कुल जायज है, लाजमी है, और उस डर का समाधान प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई अहम कदम नहीं उठाया गया है। तो निश्चित तौर पे यह अब आज राव इंद्रजीत वहां पहुंच रहे हैं उन लोगों से बात करने के लिए, देखने के लिए, चूंकि सांसद भी है इस इलाके से और केंद्र में राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी है, तो देखना है कि क्या कुछ होता है, उनका समाधान क्या है। जो टोटल रेजिडेंट्स हैं वो एक ही समाधान कर रहे हैं कि उनकी बिल्डिंग जो है, जो स्थिति हुई है, अब वो रहना नहीं चाहते, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए या फिर उनके पैसे वापस किया जाए। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, और ये सवाल है, हम भी पूछ रहे हैं, पूरे रेजिडेंट्स पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार इस पर क्या कुछ सख्त कदम उठाती है। अगर डेवलपर्स को हिम्मत तभी मिल पाती है सुशील, ऐसे डेवलपर्स को हिम्मत तभी मिल पाती है, ऐसे ठेकेदारों को हिम्मत तभी मिल पाती है, ऐसे एनओसी देने वाले अधिकारियों को हिम्मत तभी मिल पाती है, क्योंकि पहले की जो घटनाएं होती हैं
उन पर कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया जाता कि हम पहले की घटनाओं में सख्त कार्रवाई करते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया जाता, तभी इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आती है। अब उन लोगों के लिए जो इन इमारतों में रह रहे हैं, कहने को तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, विकास हो जाता है, लंबी लंबी इमारतें हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन अब वो रहेंगे कहां पर? वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर सरकार ने क्या कोई फैसला लिया है, या फिर फैसला लेगी तो कब लेगी? लोग कहां पर रहेंगे इस कड़ाके की ठंड के बीच में? बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है। महाराज सिंह जी, इस पहलू को लेकर कौन सोचेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हमने पहले की घटनाओं को लेकर नसीहत तो ली नहीं, एग्जाम्पल तो सेट किया नहीं, तभी एक के बाद इस तरह से घटनाएं सामने आती है। देखिए, मैं जो पहले कह रहा हूँ कि जो टेक्निकल टीम है सरकारी जी, वो सेक्टर वाइज पहले से ही वो यहाँ पे हैं, जेई है, एसडीओ है, एक्सीएन है, एससी है, ऊपर तक बैठा सिस्टम, और वो इनमें विजिट भी दिखाते हैं। इवन चंडीगढ़ से जो ऑफिसर आते हैं जी, वो अपनी विजिट को एक तरह से वो लीगलाइज करने के लिए वो विजिट दिखाते हैं कि हम वहां गए, हमने ये देखा। आज वो सब छुपे हुए हैं, और जिनकी जिम्मेवारी थी जो सेक्टर में बैठे, वो जो टेक्निकल टीम बैठी है यहाँ पे, वो किस लिए बैठी है? उन्होंने विजिट अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, और की तो फिर उन्होंने क्या कमियां निकाली? ये दूसरे पे डाल रहे हैं कि भाई बिल्डर जिम्मेवार है, ठेकेदार जिम्मेवार है, या जिसके थ्रू सर्टिफिकेट बना के देना था कि हमने सारी कंप्लीशन पूरी की है, सारी जो फॉर्मेलिटी पूरी की है, तो वो जो है ना उन पे ही अगर डिपेंड करना था तो उसमें ये क्लॉज क्यों है कि बिल्कुल, मतलब इसका मतलब ये मानकर चलें कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे घटनाक्रम में सब कुछ शीशे की तरह साफ है कि जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट जब तक आएगी उसका इंतजार करना होगा। लेकिन जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, इसको लेकर सरकार को ध्यान देना होगा। महाराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताने के लिए। तो सब कुछ सिस्टम का जो पहले का ढर्रा चल रहा है, सब कुछ वैसे के वैसे ही चल रहा है। एनओसी देने वाला अधिकारी कौन था, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ठेकेदार कौन था, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, डेवलपर कौन है उसका कोई अता पता नहीं है और जिम्मेदारी उसकी भी तय होनी चाहिए। तो पूरा सिस्टम में लूप होल है, लेकिन लूप होल को कैसे बेहतर किया जाए, दुरुस्त किया जाए, क्या इसके बारे में कभी सोचा जाएगा? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।